तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की क्लास। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था। पार्ट वन पढ़ा। पार्ट वन में पढ़ा हमने इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, पार्ट टू में हमने पढ़ा सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट थ्री। और पार्ट थ्री में क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स। तो हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, कहाँ से आए, इसको क्यों प्रदर्शित करा, और फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता बताया था मैंने पार्ट वन में कि इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि जो संघ वगैरह हमने पढ़े हैं, तो हमने उसको क्या देखा है, हमने पहले भारत देश के बारे में पढ़ा, उसके स्टेट्स के बारे में पढ़ा, उसके यूटीज के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पार्ट टू पढ़ा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। इसमें हमने क्या पढ़ा, भारत देश की सीमाओं के अंदर रहने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में हमने जाना, नागरिकता कैसे मिलती है, उसको कैसे त्यागा जा सकता है, उसको नागरिकता के रिगार्डिंग कौन कानून बनाएगा, ठीक है ना, किस किस कंडीशन में नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। और हमने कई सारे सिटीजनशिप एक्ट वगैरह पढ़े हैं 1955, उसके संशोधन एक्ट पढ़े हैं हमने, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ा देश के बारे में, फिर पढ़ा हमने नागरिकों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नागरिकों के अधिकार के बारे में। पार्ट थ्री में हम क्या पढ़ेंगे, नागरिकों के अधिकार, जो सिटीजन के अधिकार है, राइट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। चल रहा है सीक्वेंस में या नहीं चल रहा है? ठीक है, तो लिखिए अपना टॉपिक अगला, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है यूएसए। कहां से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, यूएसए से। ठीक है, और इसका पार्ट क्या है, पार्ट थ्री में आता है ये। और आर्टिकल कहां से कहां तक है इसमें, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, लिख लीजिए। हो गए, हाँ जी, लिख लिया। जल्दी लिखिए फटाफट। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक, यही होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बेसिक अधिकार, यानी कि बेसिक राइट्स या मौलिक अधिकार। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे, देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें हमारा संविधान प्रदान करता है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको ये प्रदान करता है। ये एक गारंटी है, इसको कोई स्टेट, कोई राज्य इसको छीन नहीं सकता। हम यहाँ राज्य की बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम राज्य के बारे में, यहाँ पे स्टेट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ, हम टोटल कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जो राज्य का मतलब देखो, अभी हम आर्टिकल 12 में पढ़ने जाएंगे राज्य होता क्या है, मैं तभी बताऊंगा इसके बारे में कि राज्य होता क्या है। लेकिन मोटा मोटा आप ये जान लो, राज्य का मतलब वो है जो किसी सरकारी काम में संलग्न है, लगा हुआ है। पीएम राज्य, सीएम राज्य, ठीक है। और कोई अगर सरकारी जॉब कर रहा है वो भी राज्य है, ठीक है। तो कोई भी नागरिक, ध्यान से सुनना, फंडामेंटल राइट्स क्या प्रदान करता है आपको, ये राइट, प्रत्येक नागरिक को ये राइट प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक या राज्य किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता। ये सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, राज्य से। अब तुम पूछोगे राज्य से कैसी सुरक्षा प्रदान करना, देखिए हमने इतिहास उठाकर देखा है, तो इतिहास में हमने देखा है कि चाहे वो राजतंत्र हो या मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो, चाहे ब्रिटिश काल भारत हो,
या कोई और कंट्री हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखा है हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, वहां पर अगर शोषण होता है सरकार के द्वारा या किसी राजा के द्वारा, राजतंत्र के द्वारा, तो शोषण का भागीदारी कौन बनता है? नागरिकों का शोषण होता है, प्रजा का शोषण होता है नहीं होता है? चाहे आप राजतंत्र की बात कर लो, चाहे आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री की बात कर लो, सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? प्रजा का। प्रजा के अधिकारों को छीन लिया जाता है, क्योंकि ये चीज होती है कि अब इसमें क्या है कि हमने फंडामेंटल राइट्स लिया कहां से? यूएसए से। पार्ट 3 में आ रहा है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स एक एश्योरेंस है, एश्योरिटी है इस बात की कि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक और कोई राज्य आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता। ये हमको अधिकार कौन देता है? संविधान। और इसमें भी मैं और चीजें बताऊंगा आपको, देखना भी आगे, ठीक है। चलिए देखिए, फंडामेंटल राइट्स लाए क्यों गए, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? एक तो प्रजा की सुरक्षा के लिए और एक प्रजा का डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि सिटीजन का डेवलपमेंट करने के लिए भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें फंडामेंटल राइट्स में, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। दो कारण है, एक तो प्रजा को सुरक्षा मिले, नागरिकों को सुरक्षा मिले, और दूसरा प्रजा को नागरिकों को क्या मिले? डेवलपमेंट हो, उनका विकास हो। किस तरीके का विकास हो उनका? भौतिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट या भौतिक विकास। नैतिक विकास, नैतिक विकास को बोलेंगे मॉरल डेवलपमेंट। सांस्कृतिक विकास, फटाफट लिखिए प्लीज। सांस्कृतिक विकास, इसको बोलेंगे कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आता है आध्यात्मिक विकास। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास। और ध्यान से देखिए जरा इनको, ये सब मानव जीवन का आधार है। देखो जरा, फिजिकल डेवलपमेंट भौतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास, ये सब मानव की जीवन का एक बेसिक आधार है। ठीक है, चलिए लिख लिया। तो फंडामेंटल राइट्स किसके लिए लाए गए कि जो हमारे जो सिटीजन है, जो हमारे नागरिक है, उससे क्या हो, इन इन आधार पर उनका विकास हो। समझ आया नहीं आया? ये चीज है। हाँ जी वंशिका, समझ आया? ठीक है। चलिए अब लिखिए, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, फीचर्स जानते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, लिखिए। लिखिए पहले मौलिक अधिकारों के बारे में, यहीं से लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। मौलिक अधिकार आत्यंतिक नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट।
मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स कैन लिमिटेड। फंडामेंटल राइट्स कैन लिमिटेड। थर्ड है मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य एवं परिवर्तनीय है। हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स इज अ जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल। इज जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल। लिखिए, हो गया? हो गया आपका भी? चलिए आगे करें या पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं इन पॉइंट्स को? हाँ जी, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं पहले, आगे लिखूं? आगे और भी है, चलो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है? इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? यस, फंडामेंटल राइट्स इज इम्पोर्टेंट, यानी कि वो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? ये बात आपको कब पता चलेगी, ये वाला पॉइंट, जब हम आर्टिकल्स को धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, पर वो एब्सोल्यूट भी नहीं है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, पर उसकी मूल भावना, उसके मूल स्ट्रक्चर पे कोई आघात नहीं होना चाहिए। अब केशवानंद भारती केस आएगा तब आपको जाके क्लियर होगा। ठीक है, आया समझ? नहीं आया? और अगर बात की जाए सेकंड पॉइंट की, जो मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, इस लाइन का मतलब क्या था? एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट्स ये नहीं है कि अगर लिख दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर आपको फ्रीडम राइट, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है ना, तो ये नहीं है कि आपको खुला अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। उसमें लिमिटेशंस भी हैं। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। कहीं बोलो कि सर फंडामेंटल राइट्स कि बोलना है कि मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है मुझे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि मैं जो चाहूं वो करूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है? मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। पहला पॉइंट समझ आया?
एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कैन लिमिटेड, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल और दूं, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट का एग्जाम्पल बताओ। जैसे आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स में ऐसा कहा गया है कि राज्य जो है, स्टेट है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म, ठीक है ना, धर्म, जन्म स्थान और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर कि जो है स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, स्टेट विभेद नहीं कर सकता, ठीक है, आया समझ। लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या है कि इसको हम लिमिटेड कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं हम फंडामेंटल राइट्स को। कैसे? वो खुद भेद करता है। पहले उसमें आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है, सॉरी आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है कि भेद नहीं कर सकता, लेकिन ये करता है। कई जगह पे आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है, तो विभेद तो हो ही गया। और कई जगह पे क्या करता है, विभेद भी करता है, और दूसरी जगह, कई जगह पे क्या करता है, महिलाओं को अलग से ये क्या करता है, अलग से वो देता है रिजर्वेशन। तो विभेद तो हो रहा है। अगर ये लाइन ना लिखी होती ना, मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं होते, यहाँ पे लिखा है, अगर ये लिखा होता कि मौलिक अधिकार आत्यांतिक होते हैं, फिर आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ना तो आप वहां पे रिजर्वेशन ला सकते थे, ना उसमें परिवर्तन कर सकते थे, और ना ही आप उसको क्या कर सकते थे, ना ही आप उसको लिमिटेड कर सकते थे। फिर आपको कुछ भी करने का अधिकार था। समझ आया नहीं आया पहले बताओ। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, सिटीजन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं होते। बात समझ आई या नहीं आई बताओ? और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको लिमिटेड किया जा सकता है। शांतिपूर्ण रैली को निकालने का आपको, बिना हथियारों के निकालने का आपको मतलब स्वतंत्रता है। आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, आपको कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता है। पर इसका मतलब ये नहीं है, सुनिए ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, देश के बारे में आप गलत गलत बातें लिख दो, जिससे देश की अखंडता, एकता और सांप्रदायिक दंगे भड़क जाए, देश की हानि हो। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वहां पे आपको सजा हो सकती है। कहीं आप ये बोलो कि हमें तो फंडामेंटल राइट हमारा संविधान देता है कि हम कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। आपको पूरे इंडिया में कहीं भी घूमने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है या नहीं है? आप फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो, शांतिपूर्ण। लेकिन क्या आप मुझे एक बात बताओ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकते हो? आप आर्मी एरिया में जा सकते हो? वहीं पे आपको बोलेंगे कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप अलाउ नहीं करते यहाँ पे आने के लिए। कहीं किसी खतरनाक प्लेस में आप जा सकते हो, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप यहाँ नहीं जा सकते। अगर आप वहाँ पे ये बोलोगे ना कि मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फिर पट्टे वाली बेल्ट दिखेगी, बोले कि हमारे पास भी फंडामेंटल राइट्स है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कल मैंने आपको इनर लाइन परमिट के बारे में बताया था। हम सब भारतीय नागरिक हैं, हम मणिपुर भी जा सकते हैं, असम भी जा सकते हैं। अब आप बिना पूछे, बिना पूछताछ के, इनर लाइन परमिट के इजाजत के बिना अगर आप मणिपुर में जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वरना आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। आप बोलोगे हम तो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, हम तो कहीं भी घूम सकते हैं, हम विदेशी थोड़ी ना है। और बोलेंगे हमारे पास भी है फिर इनर लाइन परमिट, चाहिए तो बताओ, छापा। समझ आया नहीं आया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट देखते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य और परिवर्तनीय हो सकते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स इज अ जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल राइट्स के द्वारा आप जस्टिस प्राप्त कर सकते हो। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, ठीक है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कुछ क्लासेस पहले कि फंडामेंटल राइट का अगर आप हनन हो सकता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहां पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हो हाई कोर्ट। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो न्याय योग्य है, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। चाहे अगर स्टेट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करेगी, चाहे कोई भी राज्य है या कोई नेशन भी है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करेगी तो न्यायालय वहां पे भी सक्रिय हो जाएगी। आप स्टेट के खिलाफ भी जा सकते हो। जैसे अभी आप कुछ क्लासेस के बाद आप पढ़ोगे कि अभी संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था,
इसी के बाद तो आए थे संपत्ति का अधिकार, पहले हुआ करता था लेकिन अब उसको रिपील कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को लेके ये क्यों हटाया गया, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, ये मैं तभी बताऊंगा। लेकिन जब संपत्ति का अधिकार था लोगों के पास कि संपत्ति एक फंडामेंटल राइट है, संपत्ति को रखना फंडामेंटल राइट है, तो उसके पीछे भी कई सारे विवाद हुए थे। लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाते थे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर एक एग्जांपल और देता हूं, अगर स्टेट अगर आपके रिजर्वेशन को छीनने की कोशिश करेगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो। समझ आया नहीं आया? ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी है। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसी के बाद मौलिक अधिकार वाद योग्य भी है, जस्टिस भी पा सकते हो अगर आपके हनन हुआ है, और ये परिवर्तनीय, एनफोर्सेबल भी है। एनफोर्सेबल का मतलब क्या है कि राज्य पर ये लागू भी होते हैं, परिवर्तनीय भी होते हैं। हर एक व्यक्ति मतलब राज्य पे लागू परिवर्तनीय हो सकते हैं, ठीक है। एनफोर्सेबल इसको कहते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ जी, चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार बाध्यकारी होते हैं। मौलिक अधिकार, तो चलिए हम आगे क्या पढ़ रहे थे? हाँ जी, तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार बाध्यकारी होते हैं। लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, फंडामेंटल राइट्स इज बाउंडेड। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बाध्यकारी होते हैं। फंडामेंटल राइट इज अ बाउंडेड, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स इज बाउंडेड। ठीक है, फिर लिखिए अगला पॉइंट, मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार होते हैं। लिखो, फंडामेंटल राइट टू सिटीजन एंड अगेंस्ट स्टेट। यहां पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है। छठा पॉइंट लिखिए, आ जाएगा नीचे, इधर आ जाएगा। चलिए, मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। लिखिए, फंडामेंटल राइट इज अ फंडामेंटल
right is amendable. फंडामेंटल राइट इज अमेंडेबल। लिखिए, लिख लिया। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए जो मौलिक अधिकार हैं वो बाध्यकारी होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट इज अ बाउंडेड, यानी कि वो बाध्यकारी है स्टेट को फॉलो करने के लिए। स्टेट ये नहीं कर सकता उसमें कि उसको फंडामेंटल राइट इज अ कंपलसरी, कंपलसरी भी आ सकता है इसके बजाय शब्द, है ना। बाउंडेड मतलब कि इसको मानने के लिए प्रत्येक, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट है, राज्य है, वो उसके लिए बाध्यकारी है, उसको फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। समझ गए नहीं समझ गए। दूसरी बात, मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार है, ये लाइन में बता चुका हूं, मतलब पता है इसका, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन एंड अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन कोई भी राज्य, मतलब राज्य नहीं कर सकता, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ से, राज्य का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कोई भी सरकार फंडामेंटल राइट के किसी भी नागरिक के फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ये उससे प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी कि किससे, स्टेट गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन प्रदान करता है नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। इसके बाद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार इज, सॉरी फंडामेंटल राइट इज अमेंडेबल, यानी कि मौलिक अधिकार अमेंडेबल है, संशोधन हो सकता है इसमें, हुआ भी है और आगे होगा भी। अमेंडमेंट का मतलब बता चुका हूं मैं, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, और संशोधन का अगर सिंपल मीनिंग लिया जाए कि हम किसी आर्टिकल में या किसी भी चीज में किसी चीज को ऐड करना, एडिफिकेशन एंड रिमूवल, ये संशोधन है इजी लैंग्वेज में। बताना जरा आर्टिकल संशोधन का। 368, बिल्कुल सही, ठीक है। ये हो गए आपके फीचर्स फंडामेंटल्स के, लिख लिया। चलिए आपको एक चीज पता है, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या होता है? आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट, अलग अलग टाइप के राइट्स होते हैं, पता है आपको? बता सकते हैं कोई? हाँ जी, बताना चाहेगा कोई? चलो मैं बताता हूँ। देखिए एक होता है फंडामेंट, देखिए टाइप्स ऑफ राइट लिखिए, अधिकार कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ राइट, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ राइट यानी कि अधिकारों के प्रकार, लिख लीजिए, अधिकारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइट, अधिकारों के प्रकार। सबसे पहला आता है इसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। सेकंड क्या है? लीगल राइट, विधिक अधिकार। थर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। फोर्थ आता है क्या? ह्यूमन राइट, लिखिए यहां पे लिख लीजिए, फोर्थ क्या आता है? ह्यूमन राइट्स। देखिए मौलिक अधिकार मैं बता चुका हूं, आपको पता भी लग चुका है मौलिक अधिकार क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है,
कि वहां पे शिक्षा का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या कौन सा अधिकार है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार क्या फंडामेंटल राइट है, विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या सॉरी क्या बोलते हैं उसको, विधिक अधिकार है यानी कि लीगल राइट है, या ह्यूमन राइट है। आपको सबसे पहले इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सबसे पहले फंडामेंटल राइट ये होता है, लिख लो पहले आप, लिख लिया। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट मैं बता चुका हूँ, हमने भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। फंडामेंटल वो राइट होते हैं जो हमको हमारा संविधान देता है। ठीक है, हमको हमारा संविधान फंडामेंटल राइट, देखिए है तो ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट फंडामेंटल राइट के अंदर वो राइट आते हैं जो बाउंडेबल हैं, जो हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं। ठीक है ना, जिसको कोई स्टेट गवर्नमेंट भी छीन नहीं सकती। लेकिन अगर मैं बताऊं, इसके अंदर भी एक अपवाद है, वो आप पढ़ोगे आर्टिकल 33 में। मुझे बताओ, फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हो सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट छीन सकती है आपसे। जैसे इमरजेंसी लग गई तो स्वतंत्रता से घूमने का अधिकार आपसे छीन सकती है, युद्ध के दौरान आपसे छीन सकती है। आर्मी में अगर आप जाते हो या किसी पुलिस सेवा में आप जाते हो तो वहां से आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि स्वतंत्रता के साथ आप कुछ नहीं बोल सकते, प्रदर्शन करने का अधिकार आपसे छीन लेती है। तो फंडामेंटल राइट्स, जब आप, अभी तो शुरू हुआ है फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट को छीना भी जा सकता है। ये भी याद रखना, कहीं आप सोचो कि ये एब्सोल्यूट है, तभी मैंने कहा था ये एब्सोल्यूट नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि जो पुलिस प्रशासन सेवा में जाते हैं वो बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट तो एब्सोल्यूट है, आप हमसे क्यों छीन रहे हो। कल को आप पुलिस सेवा में जाओगे, अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा होता फंडामेंटल राइट में, जो पहला पॉइंट कराया था मैंने कि ये आत्यांतिक होते हैं फंडामेंटल राइट, तो आप बोलते कि सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके तो हमारा संवैधानिक अधिकार है और आप इसे हमसे क्यों छीन रहे हो, संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपवाद भी हैं इसके। ठीक है, चलिए, तो फंडामेंटल राइट समझ आ गया। इसके बाद लीगल राइट। लीगल राइट वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो नहीं है, लेकिन ये कानून के द्वारा, विधि, विधि का मतलब क्या होता है, लॉ, रूल्स के द्वारा ये अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो अलग है, और जो लीगल राइट है वो क्या है, ये हमको कानून के एक्ट के द्वारा प्राप्त हुए हैं। देखो, विधि को क्या बोलते हैं, लीगल, लीगल लॉ बोलते हैं, विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ। यानी कि जो हमको कानूनी मान्यता के द्वारा जो अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, लीगल राइट। समझ गए? चलिए, इसके बाद क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो राइट होते हैं जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, जो नागरिकों को, जो लोगों को, जो व्यक्तियों को जो अधिकार उस टाइम पे लिख दिए गए जब संविधान बन रहा था, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। समझ आया नहीं आया पहले बताओ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो शाश्वत है, जब संविधान बना था तभी लिख दिए। ठीक है, तभी लिख दिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। जैसे पंचायत के चुनाव, इलेक्शन कमीशन के जो सॉरी पंचायत के चुनाव है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, जैसे लीगल राइट, लीगल राइट के बाद में आते हैं, विधि बाद में बनती है, लॉ। जैसे मैंने आपको बताया था नागरिक, वो बताया था मैंने आपको 1995 वाला, 1955 वाला, 1955 वाला नागरिक एक्ट, वो सिटीजन एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, संशोधन नहीं है ये। ठीक है ना, तो वो क्या है आपका लीगल राइट। अभी मैं इसके एग्जांपल्स लिख देता हूँ। ह्यूमन राइट तो आपको पता होगा, मानव अधिकार, मानव अधिकार। देखिए इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। मौलिक अधिकार में क्या आता है, जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, लीगल राइट में क्या आता है, लीगल राइट में आ जाता है आपका सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं आरटीआई, सूचना का अधिकार। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है,
फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार, जैसे पंचायत का चुनाव। ठीक है। इसके बाद आता है जैसे मानव अधिकार, मानव अधिकार जैसे सांस लेने का अधिकार। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए प्लीज। ये मैंने हर टाइप के आपको राइट्स लिखवा दिया, आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपसे इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जा सकता है। देखिए ध्यान से, क्योंकि आप पुलिस प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हो, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए जरा कि जो आपका लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डिफरेंस बताओ। लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डिफरेंस बताओ। अगर इंटरव्यू में यही पूछ लिया तो क्या करोगे फिर? या एग्जाम्पल ही बता दो। समझ गए नहीं समझ गए? तो आपको हर एक चीज के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिख लिया, रब कर दें इसको। चलिए चलो आगे देखते हैं। चलिए इसकी लिस्ट बना लेते हैं हम, ठीक है ना? हम कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। सबसे पहले क्या आता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से लेके 14 टू 18। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है, 14 से 18। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी, सेकंड उसकी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल आपके 19 से लेके 22 तक, 19 से लेके 22। आर्टिकल 19 टू 22। फिर आता है थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और 24 आते हैं इसमें। ठीक है, फिर आता है धर्म, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 लिखिए। लिख लिया? हाँ जी, आपने लिख लिया? ठीक है, मिटा दूं? मिटा दूं? अगला लिखिए, 5वां। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल। आर्टिकल 29 और 30 आते हैं इसमें। आर्टिकल 29 एंड 30 आते हैं इसमें। ठीक है, 6 आता है फिर इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इससे कौन सा संबंधित है आर्टिकल? आर्टिकल 32। 7th एक और आर्टिकल था जो अब नहीं रहा, यह आता था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट था पहले। राइट टू प्रॉपर्टी, इसका आर्टिकल क्या था पहले? आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एफ में। लेकिन हुआ क्या? 44th यानी कि 44वें संविधान संशोधन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक आर्टिकल जोड़ा गया
और संपत्ति के अधिकार को, आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, 300 300A 300 सब क्लॉज ए जोड़ा गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या बनाया गया, लीगल राइट। एक विधिक अधिकार बनाया गया। एक विधिक अधिकार बनाया गया। इनकी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले 7 होते थे, लेकिन ये रिपील हो चुका है। ये फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा। सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टी राइट जो था ना, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब इसको हटा दिया गया, ये रिपील हो चुका है। ठीक है, चलिए अब टोटल फंडामेंटल राइट सिर्फ कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं। कोई बताएगा ये फंडामेंटल संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया? क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि फंडामेंटल राइट को हटा के साइड में किया गया? चलो मैं बताता हूँ। मान के चलिए कि फंडामेंटल राइट को कैसे हटाया गया, ये फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को कैसे हटाया गया। ध्यान से सुनिए कि जब फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था ना शुरुआती दौर में, तो क्या होता था कि सरकार को अपनी परियोजनाएं चलानी पड़ती थी। और परियोजनाओं में जैसे कि अगर रेलवे, यहाँ से रेलवे निकलनी है तो, या पुल बनाना है, तो लोगों की अगर कोई रेलवे, अगर कोई सड़क बनानी है, कोई हाईवे बनाना है, और मान के चलिए कि वो इनकी खेत से होके गुजर रहा है हाईवे, तो सरकार को इनकी प्रॉपर्टी को एक्वाइजेशन, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी को मतलब अधिग्रहण करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आती थी। तो होता क्या था कि इनकी प्रॉपर्टी से रेलवे जा रही है, या रेलवे ट्रैक जा रहा है, या कुछ भी जा रहा है, या वहाँ रेलवे स्टेशन बनना है इनकी प्रॉपर्टी पे, तो सरकार को उस चीज को हटाने में बहुत तकलीफ होती थी। ठीक है, शुरुआती दौर में बहुत तकलीफ होती थी। तो हमेशा अगर सरकार ने इनको चेतावनी देके बोला कि आप इसको हटा दीजिए, मतलब यहाँ से आप हटा दीजिए, यहाँ से रेलवे ट्रैक होकर गुजरेगा, हम आपको मुआवजा भी देंगे, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते थे, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट था। पहले क्या था, ये एक फंडामेंटल राइट था। और फंडामेंटल राइट था, तो उससे पहले क्या होता था कि ये फंडामेंटल राइट होने के कारण सरकार, जो राज्य है, वो मतलब किसी नागरिक की प्रॉपर्टी को छीन नहीं पाता था या ले नहीं पाता था। मुआवजा देने के बावजूद भी लोग क्या करते थे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते थे, और सुप्रीम कोर्ट कहता था कि जो संपत्ति का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, और इसको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती। तो कल्याणकारी, जो सरकार की कल्याणकारी परियोजनाएं थी, वो ऐसी ही रह जाती थी। ठीक है, तभी क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, और एक आर्टिकल जोड़ा गया 300A, जिसमें संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया गया। समझ आया नहीं आया? चलिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। ये लिख लिया सबने? चलिए अब हम इस आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए। लिखिए पहले आर्टिकल 12। हमने आर्टिकल 11 तक पढ़ लिया था। चलिए अब आर्टिकल 12 शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा। हम पॉलिटी में ना राज्य राज्य कर रहे थे देर से, अब पढ़ेंगे हम राज्य होता क्या है, मतलब क्या है राज्य का, कि किसको राज्य माना जाएगा, किस चीज को राज्य माना जाएगा। हम अब इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए राज्य के अंतर्गत कौन आते हैं, पहले लिख लीजिए कौन किस किस को राज्य की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। लिखिए पहले, फर्स्ट आएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका,
संघ कार्यपालिका। सेकंड आएगा यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर। संघ विधायिका। स्टेट एग्जीक्यूटिव। राज्य कार्यपालिका। फिर क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधायिका। ठीक है। फिर आती है लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार। फिर आती है अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी में क्या आता है? अन्य प्राधिकृत। लिखिए। लिख लिया सबने? हाँ जी। देखिए आर्टिकल 12 के तहत हम राज्य राज्य कर रहे हैं कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य फंडामेंटल राइट्स को बाउंड मतलब वो नहीं कर सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। हम राज्य राज्य कर रहे हैं इतनी देर से। राज्य का असली मीनिंग है क्या? यहाँ पर राज्य का मीनिंग स्टेट से नहीं लिया गया है। राज्य का मीनिंग स्थानीय मतलब स्टेट से नहीं लिया गया है। यहाँ पे राज्य का असली मीनिंग क्या है? गवर्नमेंटल बॉडी से। और गवर्नमेंटल बॉडी कौन सी हो सकती है? संघ कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब जो कानून को लागू करती है और कानून को लागू करती है, बनाती नहीं है, विधायिका बनाती है, एग्जीक्यूटिव बनाती है। ये कानून को लागू करवाती है, नीतियां बनाती है। जो संघ में जो सेंटर में कानून को लागू करवाते हैं, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री और उसकी परिषद, वो क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिव। सॉरी, हाँ, एग्जीक्यूटिव कहलाती है। संघ एग्जीक्यूटिव कहलाती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। संघ कार्यपालिका, देखो नाम से ही शो हो रहा है, कार्यपालिका, जो कार्य को लागू करवाएगी, जो नीतियों को बनाएगी और उसको लागू करवाएगी, तो वो राज्य की डेफिनेशन में आएगी। दूसरा, यूनियन लेजिस्लेचर, संघ विधायिका। संघ विधायिका में दोनों आते हैं। संघ विधायिका में ऑपोजिशंस भी आते हैं, और संघ विधायिका में कौन आता है? दूसरा, जो मतलब जो अभी पार्टी में है, जो अभी पावर में है। ठीक है। विधायिका में सारे मेंबर्स आ जाएंगे पार्लियामेंट के, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है। चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। समझ गए? नहीं समझ गए? तो वो भी राज्य की डेफिनेशन में आएंगे। समझ गए? ऐसे स्टेट एग्जीक्यूटिव जो प्रत्येक राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो इसकी जितनी भी स्टेट एग्जीक्यूटिव होगी, जो राज्यों में कानूनों को लागू करवाएगी और कानून और नीतियों को बनाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? राज्य कार्यपालिका। समझ गए? नहीं समझ गए? इसमें कोई तकलीफ बताओ? हाँ जी। और इसी के बाद स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका। ठीक है। राज्य विधायिका मैं बता चुका हूँ। राज्य विधायिका का मतलब जो कानून जो उसके चुने हुए मेंबर्स होंगे विधानसभा के। ठीक है। फिर आती है स्थानीय सरकार।
स्थानीय सरकार में क्या आता है, जैसे पंचायती राज, और क्या आता है स्थानीय सरकार में, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब लोकल गवर्नमेंट में आती है, तो वो भी राज्य कहलाएगी। समझ गए नहीं समझ गए, डेफिनेशन आई समझ राज्य की। और अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकृत, अब हम इसको पढ़ेंगे, ये तो सबको क्लियर होता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंटल बॉडीज है। ये क्या है, अदर अथॉरिटी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अब आगे चल के, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। जब मैं आपको कह रहा था ना कि फंडामेंटल, इससे सुरक्षा प्रदान करता है, जो फंडामेंटल राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये है वो राज्य जिनसे हमें क्या बोलते हैं, सुरक्षा प्रदान की जाती है। समझ रहे, आया समझ ही नहीं आया बताओ, ये चीज है वो, समझ गए। चलो अब बात करते हैं अदर अथॉरिटी की। इसमें एक अदर अथॉरिटी भी आता है। अब हम देखते हैं अदर अथॉरिटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ठीक है। चलिए, केसेस लिखाऊं आपको, चलो लिख लो आप, है ना। एक ना अदर अथॉरिटी के ऊपर केस आया था, कौन सा, यहाँ पे लिखिए अदर अथॉरिटी, ये हाई लेवल है थोड़ा। अदर अथॉरिटी के लिए केस आया था, किस नाम से, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारे वैसे, लेकिन अगर पॉलिटी में राज्य की डेफिनेशन मेंस में आ गई, जैसे पीसीएस के मेंस में आ गई, अगर तुम इस वर्डिक्ट को ऐड करते हो तो तुम्हारे नंबर और उसकी अपेक्षा बहुत अधिक आएंगे, बहुत अधिक, क्योंकि कोई इसको ऐड नहीं करता, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, इसमें क्या जजमेंट दिया न्यायालय ने, इसमें जजमेंट दिया था। और एक और केस आया था ऑल यूनिवर्सिटी के नाम से, सुखदेव वर्सेस भगत राम, दो केसेस थे। सुखदेव वर्सेस भगत राम, भगत राम, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हुआ क्या कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि सेल, गेल, ओएनसीजी, एलआईसी, लिख लिया। चलिए लिखिए पहले। तो होता क्या है कि इस केस में जजमेंट क्या दी जाती है न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा ये जजमेंट दी जाती है, पहले इसको जो है ना राज्य, इसको राज्य की परिभाषा में ऐड नहीं किया जा रहा था, इसको सेल गेल भेल को। ये होता क्या है, देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता क्या है कि कुछ, देखिए सब पहले सुनिए ध्यान से इधर, क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर की जो फर्म्स हैं उसमें कुछ शेयर्स किसका होता है, गवर्नमेंट का भी होता है। लेकिन अगर मैंने आपको शायद इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया था कि अगर एक लेवल से अधिक, अगर उसमें जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का अधिक हो जाए, अगर अधिक हो जाए तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी कहलाती है। तो जैसे ये सेल है, गेल है, ओएनसीजी है, एलआईसी है, तो इसमें जो शेयर की पार्टिसिपेंट्री है ना वो ज्यादा हो जाती है, तो ये गवर्नमेंटल वो और वो बन जाती है अथॉरिटी, ठीक है। समझ आया। एसबीआई क्या, एसबीआई का मैंने एग्जांपल लिया था पहले आपको। एसबीआई गवर्नमेंटल बैंक है नहीं है, बताओ, है या नहीं है, पहले बताओ, है नहीं है। तो वो क्यों है, क्योंकि इसमें 51% से अधिक गवर्नमेंट का शेयर है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। तो ऐसे इन 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 अथॉरिटीज में गवर्नमेंटल की एक अंश, मतलब हिस्सेदारी होने के कारण ये गवर्नमेंटल बॉडी है। लेकिन इस केस में क्या कहा गया था, राजस्थान और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में, ये कहा, मतलब इससे पहले क्या होता था कि राज्य है, जो स्टेट है, वो इसको अपने अंडर लेने के लिए मना ही कर रहा था कि हमारी पावर नहीं है, इस पे हमारी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन तभी उसमें न्यायालय क्या वर्डिक्ट देता है, नहीं, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, सरकार का, तो ये सरकारी फर्म ही मानी जाएंगी, ये भी स्टेट माने जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए,
जिसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, सरकार का है। अब समझ लेना मेरी बात, जहां पे सरकार की पार्टिसिपेंट्री अधिक है, वो अगर वो सरकारी संस्थान है तो वो भी क्या माने जाएंगे, राज्य। आया समझ या नहीं आया पहले बताओ। हाँ जी, आया समझ या नहीं आया, चलो लिख लीजिए। और यही आर्टिकल 12 है। ये क्या करता है, आर्टिकल 12 के तहत क्या होता है, ये डेफिनेशन को क्लियर करता है कि कौन राज्य है और कौन राज्य नहीं है। वो सभी राज्य हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है। समझ गए। ये तो है ही राज्य जो मैंने पहले लिखवाए थे, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो राज्य है ही। लेकिन अदर अथॉरिटी के तहत वो भी राज्य माने जाएंगे जो जिसमें हिस्सेदारी किसकी है, सरकार की, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो। समझ आया नहीं आया। तो ये थी आपकी स्टेट की डेफिनेशन। और जब भी हम इसमें स्टेट का आगे पॉलिटी में जब भी हम स्टेट का शब्द का यूज करेंगे तो स्टेट शब्द का मतलब यही इसी से रिगार्डिंग होगा। ठीक है, कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, स्टेट वैसा नहीं कर सकता, तो उसमें स्टेट का मतलब राज्य नहीं होगा, या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये वाला राज्य नहीं होगा। स्टेट का मतलब ये होगा जो हमने डेफिनेशन आर्टिकल 12 के तहत पढ़ी है। समझ आया नहीं आया पहले बताओ। ठीक है, चलिए कर दूं अब। अब लिखिए आर्टिकल 13। आगे करना है, ये इतना बहुत है आज के लिए, बताओ करना है। हाँ जी, करना है आगे, तो आर्टिकल 13 लिखिए। चलिए, आर्टिकल 13 बहुत बड़ा है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगेगा इसमें, तब पूछ रहा हूँ। बताओ, बहुत है आज के लिए, बताओ जल्दी। क्या है? करना है, चलो करते हैं, ठीक है। चलो जितना होता है उतना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, लिखिए पहले इसमें। आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता था, देखिए आर्टिकल 13 बात करता था मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट कांट लिमिटेड। फंडामेंटल राइट कांट लिमिटेड। अभी बताता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है, हमने क्या पढ़ा था अभी विशेषताओं में। लेकिन अभी तुमने किसी ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आपने क्या लिखवा दिया, गलत क्यों लिखवा दिया, कि फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं किया जा सकता। अभी तक हमने पीछे क्या पढ़ा था फीचर्स में, कि फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड किया जा सकता है, लेकिन तुमने पूछा ही नहीं मेरे से, ना हमने बताया। क्या इसको स्किप कर दें। चलिए, चलो मैं बताता हूँ कि मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखो क्या चीज लिखती है, आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 पहले बना था ना, तो इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 13 के तहत ये बात की गई थी कि मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इसकी इंटेंशन है ना वो कुछ और थी, लेकिन समय के साथ अब इंटेंशन बदली। अब तो मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन भी हो सकता है।
केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, तो उसने बात बोली थी ये चीज, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, ये पहले की बात है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इंटेंशन उस टाइम पे क्या थी कि मौलिक अधिकारों को हम लिमिटेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जो हम अगर मौलिक अधिकारों को लिमिटेड कर दिया, देखो उसकी इंटेंशन समझने की कोशिश करना, कि अगर मौलिक अधिकारों को लिमिटेड कर दिया तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कोई संविधान संशोधन कर दिया तो फिर तो कोई भी इसमें फेरबदल करके कुछ भी कर सकता है। लेकिन समय के साथ साथ, अपनी सहूलियत के साथ साथ हम इसमें चेंजेस लाते चले गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर आप इसको किताब में पढ़ रहे होते ना तो आप कंफ्यूज कर जाते कि विशेषताओं में कुछ और लिखा है और इसमें कुछ और लिखा है। तो इसको जब हम केशवानंद भारती केस वगैरह, सज्जन सिंह केस पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ये क्यों लिखा है और वहां पे इसमें चेंजेस क्यों किए गए। ये दोनों बातें विरोधाभासी, पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स बोलते हैं ना, ये पैराडॉक्स की तरह क्यों हरकतें कर रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखा है वहां पे कुछ लिखा है। जब हम उसके केस प्रोसीजर को पढ़ेंगे तब समझ आएगी आपको चीजें, ठीक है। चलिए, तो लिखिए पहले, फंडामेंटल राइट कांट लिमिटेड। लिखिए 13 क्लॉज ए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पूर्व संवैधानिक विधियां, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, इसके बाद लिखिए 13 क्लॉज 2, संवैधानिक पश्चात विधियां। संवैधानिक पश्चात विधियां, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। फिर लिखिए 13 क्लॉज 3, डेफिनेशन ऑफ लॉ, यानी कि विधि की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ लॉज। फिर यहां पे लिखिए 13 क्लॉज 4, ये बाद में जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 13 क्लॉज 4, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन, यानी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एक्ट 1971। और ये बात किसकी करता है? ये बात क्या करता है? ये पहले आर्टिकल जो ये जोड़ा गया, ये बात क्या करता है? ये जोड़ा गया था तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। लेकिन ये आर्टिकल क्या करता है कि आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में की कोई बात, आर्टिकल 13 की कोई बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कल करेंगे, ठीक है। बंद कर दीजिए।